Hello students, welcome back. So we are covering our chapter number 6 political science of class 10th जिसमें हम लोग अभी तक 3 important नेशनल लेवल पार्टीज के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने कांग्रेस के बारे में पढ़ लिया है आईएनसी, और बीजेपी के बारे में पढ़ लिया है, और बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के बारे में पढ़ लिया है। अभी के टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाकी की बची हुई जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्टीज हैं उनके बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं सीपीआई। ये भी एक नेशनल लेवल पार्टी है, और इसके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है, इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो आजादी से पहले 1925 में। ये पार्टी काफी वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी है। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में जो है फॉर्म्ड की गई थी, एस्टेब्लिश हुई थी। ये सीपीआई भी देखिए ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल उसी समय जो है इस पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था, और 1925 में बाय एम एन रॉय और उनकी जो वाइफ है एल्विन, उनके द्वारा इस पार्टी की फॉर्मेशन की गई थी। ये जो पार्टी है आजादी के बाद अब ये लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को जो है फॉलो करती है और लेफ्ट अलायंस को जो है प्रमोट करती है। इट बिलीव्स इन मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। देखिए, आपने जो रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, उसमें बोल्शेविक, मेंशेविक्स, फिर बोल्शेविक पार्टी की सरकार आ गई 1922 के बाद में, और सिविल वॉर खत्म होने के बाद में। और जो लेनिन थे, लेनिन जो मार्क्सिस्ट वाली जो सोशोलॉजी को फॉलो करते थे, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, उन्हीं की आइडियोलॉजी पर बेस्ड जो है ये पार्टी है। इट बिलीव्स इन द मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। देखिए, इसका एक्चुअली बेसिक आइडियोलॉजी क्या है मैं बताता हूं आपको। जो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग जितने भी देश के रिसोर्सेज होते हैं ना, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होने चाहिए। तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो कंसेप्ट है उसको जो है वो लोग प्रमोट नहीं करते। वो कहते हैं कि भाई किसी भी एक इंडिविजुअल आदमी का जो है ना पूरा किसी भी रिसोर्स के ऊपर बहुत ज्यादा डोमिनेंस नहीं होना चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट जो है वो जिम्मेदारी ले सभी सिटीजन्स की, और रिसोर्सेज को जो है गवर्नमेंट कंट्रोल करे और सबको इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए रिसोर्सेज का। तो इस तरह की सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी को जो है ये लोग फॉलो करते हैं। इट प्रमोट्स द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास, फार्मर्स एंड द पुअर। तो ये ज्यादातर किसको प्रमोट करती है? वर्किंग क्लास को। मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स का मानना यह था कि देखो, किसी भी देश को की तरक्की के लिए एफिशिएंट रिसोर्सेज को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो उसमें आपको जो लोग फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको फैसिलिटेट करना पड़ेगा, क्योंकि वही हैं जो कि रिसोर्सेज को इंप्रूव करते हैं, ना कि फैक्ट्री ओनर। तो इस प्रकार से ये लोग वर्किंग क्लास, फार्मर्स और पुअर लोगों को जो है सेक्शन को जो है प्रमोट करते हैं। लेकिन ये पार्टी 1964 में इस पार्टी की जो इंपोर्टेंस है, जो पॉलिटिकल इंपोर्टेंस है, वो डिक्लाइन हो गया, क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होने के कारण 1964 में सीपीआई पार्टी से एक इसका जो पार्ट था वो एक जो है अलग हो गया फैक्शन, और सीपीआईएम करके नई पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी बन गई। तो उसके बाद से इसका जो इन्फ्लुएंस था वो डिक्लाइन कर गया। अदरवाइज ये पार्टी बहुत ही वन ऑफ द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया की, और काफी इस टाइम पर, आजादी के बाद भी और फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर भी, ये पार्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टी थी। करंटली अब चूंकि इनकी जो खुद की अपना एक जो खुद का इन्फ्लुएंस था वो काफी डिक्लाइन हो गया 1964 के बाद में, तो अब इन्होंने क्या किया है कि दे आर करंटली सपोर्टिंग यूपीए। जो कांग्रेस पार्टी है ना, आईएनसी, उनका जो अलायंस है, यूपीए अलायंस, ये उसको सपोर्ट करते हैं आउटसाइड से। ठीक है, अब ये जो पार्टी है ये ज्यादातर 4-5 स्टेट्स के अंदर ज्यादा इसका इन्फ्लुएंस है। केरला, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड पंजाब, इन स्टेट्स के अंदर ये सिग्निफिकेंटली प्रेजेंट है। बाकी पूरे और अदर स्टेट्स के अंदर जो है इसका ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है। अब देखिए, इस पार्टी ने 2004 के इलेक्शन में, 2004 के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें इस पार्टी को 1.4% वोट्स जो है मिली थी, और 10 सीट्स जो है इन्होंने उसमें जो है होल्ड की थी। अब देखिए, इस पार्टी के बारे में हमने पढ़ लिया, इससे पहले 3 पार्टी को हमने पढ़ा, आज हमने सीपीआई के बारे में पढ़ लिया, तो अभी 2-3 और इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके बारे में भी अभी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पार्टी है सीपीआईएम। ये जो पार्टी है
ये सीपीआई का ही पार्ट था पहले, लेकिन 1964 में जो स्प्लिट हुआ था सीपीआई के बाद, तो ये सीपीआईएम एक नई पॉलिटिकल पार्टी बन गई। तो ये जो पार्टी है सीपीआईएम, ये भी एक नेशनल लेवल पार्टी है, एंड इट वाज फाउंडेड इन 1964 आफ्टर स्प्लिट इन सीपीआई पार्टी। ठीक है, तो 2004 के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें इन्होंने 6% वोट्स जो है इनको मिले थे, और 43 सीट्स जो है लोकसभा के अंदर इनको मिली थी, प्राप्त हुई थी। ये चूंकि सीपीआई पार्टी से ही बने हैं, तो लगभग सिमिलर आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। जैसे सीपीआई के अंदर क्या था, दे बिलीव्स इन मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म। सो मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म को ये सपोर्ट करते हैं, और यानी कि ये सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। तो लगभग ऐसा ही हमने सीपीआई में पढ़ा था। लेकिन इसमें एक अलग से इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये दे आर क्रिटिकल ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी दैट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड गुड्स इनटू द कंट्री। यानी कि इस चीज के अगेंस्ट हैं कि आउटसाइड से जो कैपिटलिस्ट्स हैं, जो पूंजीवादी लोग हैं, वो हमारे देश के अंदर बिजनेस को जो है आउटसाइडर जो आकर के अपना कैपिटल लगा रहे हैं, फैक्ट्रियां खोल रहे हैं, और हमारे देश के अंदर जो है फ्री मार्केट जो पॉलिसी हमने अडॉप्ट की है उस चीज के अगेंस्ट है। और ये चाहते हैं कि इंडिया के अंदर ही जो है हम इंडिया के रिसोर्सेज को डेवलप करें, हम यहाँ के ही लोग जो है अपने रिसोर्सेज को डेवलप करके एफिशिएंटली यूज करके और देश को स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो इसलिए दे आर क्रिटिकल ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी दैट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल इनटू द कंट्री और गुड्स इनटू द कंट्री। ठीक है, देखिए ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टी है। 2004 तक लगभग 30 साल तक लगातार वेस्ट बंगाल में इस पार्टी ने रूल किया। तो बहुत इन्फ्लुएंशियल पार्टी है। ये भी केरला बेस्ड भी पार्टी है, लेकिन वेस्ट बंगाल में, पंजाब में और काफी स्टेट्स के अंदर ये जो है काफी सिग्निफिकेंट जो है इसका पार्टिसिपेशन रहता है। और अभी के समय में ये यूपीए गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है। तो इनका किनके साथ में अलायंस है? इट सपोर्ट्स यूपीए गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड। तो दिस इज अबाउट सीपीआई। अब चलिए पढ़ते हैं एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये एनसीपी जो पार्टी है ये 1999 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हुई है पार्टी। ये पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ में ये थे, लेकिन वही आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो जाते हैं और फिर पार्टीज के अंदर स्प्लिट हो जाता है। तो ये पार्टी जो है 1999 में फॉर्म की गई थी आफ्टर स्प्लिट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, ये कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, इनके क्या जो है किस चीज को ये सपोर्ट करते हैं? तो दे एडवोकेट गांधीयन सेकुलरिज्म, इक्विटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म। तो फेडरल स्ट्रक्चर को, गांधीयन सेकुलरिज्म को, इक्विटी और सोशल जस्टिस को ये लोग ज्यादा प्रमोट करते हैं या इनकी पॉलिसी एजेंडाज के अंदर है। और इसी के तहत ये क्या चाहते हैं, दे वांट दैट high offices in the government in any state or in the country should be confined to the natural born citizens of the country। मतलब ये इनका मानना ये है कि जो विदेशी कोई बाहर का व्यक्ति अगर इंडिया में आके रह रहा है, उसको हाई ऑफिसेज में जो है रैंक उसको नहीं करना चाहिए या उसको पोस्टिंग ऐसे नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो इंडिया के जो बॉर्न सिटीजन हैं उन्हीं को हाई ऑफिसेज में जो है अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए। शायद इसी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस के कारण ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हुआ होंगे। जैसे सोनिया गांधी जो हैं, राजीव गांधी की पत्नी, तो वो तो इटली बेस्ड है, वो तो इटली से हैं और अब इंडिया में हैं। तो शी हैड रिमेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो शायद इन्हीं आइडियोलॉजिकल डिफरेंस के कारण उनको ये लगता था, एनसीपी के लीडर्स को ये लगता था कि जो हाई रैंक है हमारे ऑफिस में, हाई ऑफिशियल रैंक्स हैं जो हमारे कंट्री के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, उनमें आउटसाइडर्स को ज्यादा ऊंची रैंक नहीं मिलनी चाहिए। वो तो इंडियन सिटीजन्स को ही मिलनी चाहिए, जो बॉर्न है, मतलब नेचुरली इंडियन बॉर्न जो लोग, उनको मिलनी चाहिए। तो ये जो पार्टी है ज्यादातर कहाँ पर ये प्रेजेंट है, पार्टी कहाँ से बेस्ड है? तो ये ज्यादातर तो महाराष्ट्र बेस्ड पार्टी है। महाराष्ट्र में जो है इसका जो है फॉर्मेशन हुआ, लेकिन अभी ये मेघालय, मणिपुर और असम में भी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इसका है। 2004 के इलेक्शंस के बाद ये यूपीए का जो अलायंस है, यानी कांग्रेस के साथ में ही इसने अलायंस बना लिया है 2004 के बाद, और ये यूपीए सरकार को जो है सपोर्ट करते हैं, तो उनके साथ अलायंस पावर में है। तो अब
एनसीपी के बाद जो बाकी की दो पार्टी बच गई हैं, अब हम उनको पढ़ लेते हैं, जो कि दो नई पार्टी जो अब 2006 के बाद 2006 के बाद जो रिसेंटली ही जो है नेशनल पार्टी बनी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग पढ़ते हैं दो ऐसी पार्टी जो रिसेंटली जो है नेशनल पार्टी के स्टेटस को ऑब्टेन कर चुकी है। सेवेंथ जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्टी है वो है AITC, मींस ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसको सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये वेस्ट बंगाल की सबसे लार्जेस्ट पार्टी है और इस टाइम पर वेस्ट बंगाल में 2011 के बाद से ही दिस पार्टी इज रूलिंग इन वेस्ट बंगाल। सो ममता बनर्जी ने इस पार्टी को फाउंड किया था। देखिए, इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी इन 2016। 2016 के इलेक्शंस में इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और 2016 के इलेक्शन में इनको नेशनल पार्टी घोषित किया गया। ये इट वाज फाउंडेड इन 1998। ये पार्टी तो 1998 में ही ममता बनर्जी के द्वारा, देखिए ममता बनर्जी पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही पार्ट थी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में लगभग 26 साल तक वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही जुड़ी रही। लेकिन 1998 में कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होने के कारण ममता बनर्जी ने अपनी अलग पार्टी बनाई, AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, और वो जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से स्प्लिट हो गई। चलिए, 2001 के इलेक्शन में 2001 में जो इलेक्शंस हुए थे उस समय इन्होंने वेस्ट बंगाल के अंदर जो असेंबली इलेक्शन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ अलायंस बनाया और सबसे ज्यादा 60 सीटों के साथ जीत करके ये पार्टी 2001 के इलेक्शंस के बाद 60 सीटें जीतने के बाद वेस्ट बंगाल की सबसे प्रिंसिपल पार्टी बन गई और 2011 के बाद से तो लगातार ये वहां पर रूल कर रहे हैं। Now Mamata Banerjee is presently the Chief Minister of West Bengal. So 2011 के बाद से ये AITC जो पार्टी है ये वेस्ट बंगाल के अंदर रूल कर रही है। तो इस तरीके से इसके लिए इतना काफी इंपॉर्टेंट है। और अभी देखिए, इन्होंने ना बीच में एनडीए के साथ में भी अलायंस किया था, लेकिन इन्होंने एनडीए से भी स्प्लिट कर दिया, ठीक है। और अब इन्होंने जो है अपना जो अलायंस जो है वो दोबारा से इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ में बना लिया है। अब जो बिल्कुल रिसेंटली जो नई एक पॉलिटिकल पार्टी है NPP, देखिए 2019 में सबसे लास्ट में जो रिसेंटली जो नेशनल पार्टी डिक्लेयर की गई है, रिकॉग्नाइज की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, वो है NPP। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। सबसे रिसेंटली देखिए 2016 में कौन सी AITC जो पार्टी 2016 में रिकॉग्नाइज हुई, और जो सबसे लास्ट में जो 8वीं पार्टी जो फिलहाल नेशनल पार्टी की जो लिस्ट है, सबसे लास्ट में रिसेंटली जिस पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, वो है NPP। ये जो पार्टी है ना, ये मेघालय बेस्ड है और ये जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ना, उसमें से ये NPP एक ऐसी पार्टी है जो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंट से आती है और नेशनल पार्टी के रूप में है। तो पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है उसमें सिर्फ यही एक ऐसी पार्टी है जो नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज हुई है, 7 सिस्टर्स जो हमारे स्टेट्स हैं उनमें से, ठीक है। तो अब इसको फाउंडेशन किसने किया? इनका फाउंडेशन किया था ये जो NPP पार्टी है, इसको 2019 में ही इसको सांगमा, PA सांगमा ने जो है इनको फाउंड किया था। PA सांगमा ये पहले NCP पार्टी के अंदर थे, लेकिन जब PA सांगमा को NCP पार्टी से निकाल दिया गया, या फिर वही बात है कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के कारण स्प्लिट हो गया NCP पार्टी में, तो इन्होंने इस नई NPP पार्टी को जो है फॉर्म किया और 2019 में इस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा स्टेटस दिया गया। तो फ्रेंड्स, हमने 8 पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनल लेवल पार्टी हैं उनके बारे में पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रीजनल पार्टीज के बारे में। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।